हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है इंडिया टू रूल द स्काईज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इफ ऑल गोज एज पर द प्लान, कह रहा है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है, बाई 2032 इंडिया वुड ज्वाइन द सेलेक्ट क्लब। तो भारत 2032 तक उस चुनिंदा क्लब को ज्वाइन कर लेगा ऑफ 3 कंट्रीज, जिसमें 3 कंट्रीज हैं, द यूएसए, चाइना और रशिया, दैट हैव, जिनके पास है 5th जनरेशन का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर्स। कह रहा है कि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चला तो भारत 2032 तक उन चुनिंदा क्लब देशों के क्लब को ज्वाइन कर लेगा जिसमें यूएसए, चाइना, रशिया है और जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है RFP जो है वो इशू करी है। RFP का मतलब होता है कि सरकार ने ये बता दिया है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको किस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कंपनी के पास RFP इशू कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करे। तो वो किसको RFP इन्होंने इशू करी है? 3 शॉर्ट लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टिया। कंसोर्टिया का मतलब होता है अलायंस, ठीक है, कंपनियों का जो गठबंधन होता है। तो 3 शॉर्ट लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दिया है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ 5 प्रोटोटाइप्स ऑफ इंडिया 5th जनरेशन स्टील फाइटर्स। इंडिया का जो 5वीं जनरेशन का जहाज होगा उसके 5 प्रोटोटाइप को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करने के लिए RFP दी गई है। द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMC, सबके बारे में पता होगा, अंडर अ ₹15,000 करोड़ प्रोजेक्ट, और सरकार इसमें कितना रुपए डाल रही है? 15,000 करोड़ रुपए डाल रही है। फॉर अ नेशन लॉन्ग डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सप्लायर्स फॉर फ्रंट लाइन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैक्ट मतलब लड़ाई वाला। कह रहा है कि ऐसे राष्ट्र के लिए जो कि काफ़ी समय से निर्भर रहा है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर ताकि उसके कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उसको मिल सकें। फ्रंट लाइन मतलब जो फ्रंट में एयरक्राफ्ट रहते हैं। दिस इज अ वाटर शेड मूवमेंट। वाटर शेड का मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है, ऐतिहासिक मोड़ है, एक ऐतिहासिक घटना है जो भारत में होने जा रही है। बट द कंट्री विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 ईयर। लेकिन देश को एटलीस्ट 6 साल तक वेट करना होगा टू हैव दिस स्टील बॉम्बर मेड इन इंडिया। इस स्टील बॉम्बर जो कि इंडिया में बना होगा उसको ले पाने के लिए। द AMCA इज अ 5th जनरेशन। कह रहे हैं ये AMCA जो है वो 5th जनरेशन का प्लेन होगा। मीडियम वेट है, मल्टी रोल है। मीडियम वेट मतलब एवरेज वेट है, मल्टी रोल अलग अलग तरीके के उसके रोल हो सकते हैं। ट्विन इंजन स्टील फाइटर बीइंग डिजाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली। और ये 2 इंजन का फाइटर जेट होगा जो कि डिजाइन भी किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा इंडिजिनियसली, मतलब जो इंटरनल हमारी टेक्नोलॉजी है, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, बाहरी कोई भी चीज नहीं होगी। सच प्लेटफॉर्म्स, कह रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का मतलब है यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइटर जेट का, टिपिकली इंक्लूड स्टील। इसमें क्या क्या खास कर क्या इंक्लूड किया जाता है? एक तो स्टील टेक्नोलॉजी। स्टील टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि मान लो ये प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये प्लेन जा रहा है, तो आप कितना भी रडार में इसकी रेडिएशन फेंको तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बहुत कम मात्रा में करेगा, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार। और जो इंटरसेप्ट वाले रडार होते हैं जो रेडिएशन भेजते हैं और फिर वहाँ से वो क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होके आती है तो फिर मिसाइल छोड़ते हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि इंटरसेप्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एडवांस एवियोनिक्स होंगे। एडवांस एवियोनिक्स का मतलब है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स कैपेबल ऑफ नेटवर्किंग अक्रॉस द बैटल स्पेस। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसकी जो कैपेबल होगा कि बैटल स्पेस में भी एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन वो अच्छी तरीके से करवाता रहेगा। देखो, जब भी लड़ाई होती है तो जो नेटवर्किंग होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, उसी के ऊपर सबसे पहले हमला किया जाता है ताकि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो टूट जाए और जो आपका एडवर्सरी है, मतलब जो दुश्मन है, उनके बीच में तालमेल ना बैठ पाए उनकी प्लानिंग में। द प्रोटोटाइप मतलब मॉडल आर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई बाई 2032। ये मतलब उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक ये उड़ जाएंगे। विद द इंडियन एयरफोर्स इवेंचुअली रिसीविंग अ होम ग्रोन 5th जनरेशन फाइटर। कह रहा है जिसके साथ अंततः इंडियन एयरफोर्स को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि घर में बना होगा वो मिल जाएगा। 3 प्राइवेट सेक्टर लेड कंसोर्टिया। कह रहा है कि 3 प्राइवेट सेक्टर जो कि एक ग्रुप है आर इन द रेस, ये रेस में है। उसमें कौन कौन से हैं? एक लार्सन एंड टॉब्रो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है,
टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है एंड भारत फोर्ज BEML है। नोटेबली कह रहा है खासकर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, उसको निकाल दिया गया है फ्रॉम द प्रोटोटाइप रेस, इस मॉडल की रेस में। क्यों? क्योंकि HAL का काम बहुत धीमा है, इनको एक तेजस के मॉडल बनाने के लगे थे, उन्होंने अभी तक वो काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, 200 या 216 प्लेन का ऑर्डर मिला था, उसको भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। और HAL में आप जान रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पे गेट के थ्रू होता है, लोग जाते हैं, फिर लोगों को सैलरीज मिलती है, फिर लोग एकदम ढीले हो जाते हैं, इनके अंदर फिर कुछ कोई भी इंथुजियाज्म नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई उत्साह नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार ने इनको इस बार हटाई दिया, उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट ही सेक्टर वाले काम करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम विद इट्स इस्टेब्लिश्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडेंशियल्स, कह रहा है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया या एयरक्राफ्ट हो गया या जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके ऊपर काम करते हैं, जो कि काफ़ी पहले से एक तरीके से इस्टेब्लिश्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनकी काफ़ी ज़्यादा योग्यता है और क्वालिफिकेशन भी मानी जाने वाली है। इज़ वाइडली कंसिडर्ड द फ्रंट रनर, ऐसा माना जा रहा है कि ये इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं। फ्रंट रनर का मतलब है सबसे आगे रहने वाले हैं। द AMCA प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, कह रहा है कि ये जो AMCA प्रोग्राम है ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। द इंजीनियरिंग डिमांड्स ऑफ 5th जनरेशन एविएशन आर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कह रहा है कि जिस इंजीनियरिंग की इस 5th जनरेशन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा जटिल होने वाली है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। स्टील कोटिंग, पहली बात तो हमको प्लेन में चाहिए क्या, एक स्टील कोटिंग चाहिए। ठीक है, मतलब प्लेन में हमको ऊपर वाली एक स्टील कोटिंग चाहिए जिससे रडार पकड़ ना सके। इंटरनल वेपन बेस का मतलब होता है कंपार्टमेंट, अंदर ही इसकी एक इंटरनल वेपन चाहिए जिसमें वो छुप कर रख सके। एडवांस एसा रडार चाहिए, एसा रडार के बारे में पढ़ना, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसमें रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर रिसीवर खूब चौड़े होते हैं, जो कि भारत ने बना लिया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा भारत का एसा रडार का नाम क्या था, तो जो भारत ने अभी तक हम लोग इजराइल का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये जो एडवांस एसा रडार हो गया ये हम लोग बना चुके हैं। सुपर क्रूज इंजन, हाँ इंजन वाली बात है, जो सुपर क्रूज इंजन चाहिए हमको, जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलता हो। रिप्रेजेंट द कटिंग एज, कटिंग एज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इंडिया इज अटेम्प्टिंग, और इंडिया जो है ये सारी टेक्नोलॉजी का प्रयास कर रही है, ऑल ऑफ इट साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। मतलब भारत जो है इतने सारी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी को एक साथ ही बनाने जा रहा है। उसमें से क्या है, देखो स्टील कोटिंग का काम हो चुका है, इंटरनल वेपन्स भी हो चुके हैं, ऐसा रडार भी बन चुका है। ठीक है, सिर्फ इंजन वाला मामला फंसा हुआ है अभी। द इंजन क्वेश्चन, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, पैसेज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, पैसेज के हिसाब से याद रखना कि अभी बना नहीं है, एक साथ इंडिया अटेम्प्ट करने जा रहा है। द इंजन क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कह रहा है कि जो इंजन का जो खासकर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। द फर्स्ट 2 स्क्वाड्रन्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई विद GEF 414 इंजन। अब जो तेजस में लगे हैं 404 है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 414 इंजन की जो पहली 2 स्क्वाड्रन होगी, स्क्वाड्रन मतलब 12-12 प्लेन होते हैं शायद एक स्क्वाड्रन में, तो 24 जो प्लेन होंगे उसमें F414 इंजन ही लगेंगे। वाइल जबकि एन इंडिजिनस इंजन इज बीइंग डेवलप्ड ऑन अ पैरेलल ट्रैक, और साथ ही साथ जो हमारा स्वदेशी इंजन होगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंजन होगा हमारा, वो पैरेलल ट्रैक मतलब साथ ही साथ जो है वो डेवलप होगा। हिस्ट्री वॉन्स अस टू बी स्केप्टिकल, कह रहा है कि इतिहास हमें चेतावनी देता है कि हमें थोड़ा सा डाउटफुल रहना चाहिए। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहपूर्ण रहना चाहिए, मतलब कि हमारे साथ पिछला ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहे हैं कि हम एक साथ बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर सकते कि चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में बन जाएगी और 2032 तक हम प्लेन उड़ा ले जाएंगे। इंडियाज गैस टर्बाइन डेवलपमेंट हैज़ फेस्ड डिकेड्स ऑफ डिलेज, कह रहा है कि भारत का जो गैस टर्बाइन इंजन डेवलपमेंट था उसमें सालों की देरी देखने को मिली थी। बट वन मस्ट स्ट्राइव टू डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कह रहा है लेकिन हमको बहुत ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें। एज नो वन वुड शेयर सच अ टेक्नोलॉजी एनीवे, कह रहा है क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता। मतलब 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया भी हमको नहीं देगा, दुनिया की बात ही छोड़ो। देन देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल चैलेंज,
कह रहा है कि फिर हमारे साथ समस्याएं हैं संस्थाओं की, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है, बहुत ढीले हैं, उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस स्पीड में काम करना चाहिए। कोई भी काम दे दो तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं हैं। इंडियाज डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैज़ अ ट्रबल ट्रैक रिकॉर्ड विद टाइमलाइंस। कह रहा है कि भारत का जो डिफेंस में परचेज है, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, खरीद करना, उसमें भी जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है टाइमलाइंस के साथ। मतलब हमको जो चीज़ खरीदनी होती है 2 साल में, हम लगा देते हैं 10 साल। तो हमें हमेशा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत खराब रहा है। द AMCA itself has been in various stages of conception। कंसेप्शन का मतलब होता है कि विचार करना ना, स्टार्टिंग के जो आइडियाज़ होते हैं, कि जो AMCA प्रोग्राम था स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग गया हमको सोचने में कि किस तरीके से किया जाए, क्या चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, विचार थे। एंड डिले सिंस द 2000, और 2000 से ही डिले होती आ रहा है, देरी होता जा रहा है इसमें। विथ फर्स्ट फ्लाइट टारगेट दैट हैव बीन रिपीटेडली शिफ्टेड। कह रहा है कि जो पहली फ्लाइट का हमारा टारगेट था वो लगातार शिफ्ट होता जा रहा है। अब 2032 कर दिया गया, पहले मैंने पढ़ा था 2026 था, 2026 आ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ब्लंटली एसेस्ड, कह रहा है कि अगर इसको एकदम हम फ्रैंक तरीके से इसका आकलन करें इस प्रोजेक्ट का, द प्रोजेक्ट इज ऑडेशियस एंड एम्बिशियस। कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा साहस भरा है, एम्बिशियस है, बहुत बड़ा गोल है, ये बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव है इसका, बट अचीवेबल, मगर हम अचीव कर सकते हैं ऑन अ लॉन्गर टाइम लाइन। कह रहा है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा दैन ऑफिशियली स्टेटेड, जितना ऑफिशियली बताया गया उससे ज़्यादा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियाज मोस्ट कैपेबल प्राइवेट डिफेंस फर्म्स इंजेक्ट्स अ न्यू अर्जेंसी एंड एफिशिएंसी। कह रहा है कि ये जो भारत की जो सबसे ज़्यादा कैपेबल प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, उनका इस प्रोजेक्ट में आना एक नई अर्जेंसी पैदा करता है, और साथ ही साथ वो एफिशिएंट भी होंगे, मतलब उनका जो काम होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दैट द प्योरली पब्लिक सेक्टर मॉडल लैग, जिसमें अगर हम जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास जाते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज हैं, तो उनके पास ना तो अर्जेंसी है ना ही एफिशिएंसी है। स्टिल, फिर भी 2032 फर्स्ट फ्लाइट एंड सर्विस एंट्री अराउंड 2035 वुड रिक्वायर एवरीथिंग टू गो राइट। कह रहा है कि अगर हमें 2032 में पहली फ्लाइट चाहिए, सर्विस एंट्री क्या कहते हैं 2035 तक चाहिए, मतलब सर्विस में आ जाए वो प्लेन, तो चाहिए क्या कि सब कुछ सही हो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए पूरे स्टेप में, ठीक है, कहीं भी फेलियर नहीं होना चाहिए। द AMCA डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। कह रहा है कि ये जो AMCA प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक अकेला ही प्रोग्राम है, ठीक है। वैक्यूम का मतलब होता है आइसोलेशन, अलग थलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम सबसे अलग प्रोग्राम है ये। चाइना J20 इज ऑलरेडी ऑपरेशन। कह रहा है कि चाइना के J20 वो पहले ही ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब पहले ही वो क्या कहते हैं सर्विस में आ चुका है। एंड पाकिस्तान हैज़ रिपोर्टेडली शोन इंटरेस्ट इन चाइना J35। कह रहा है कि पाकिस्तान ने भी ऐसा, मतलब रिपोर्ट है कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है चाइना के J35 में। हालांकि इनके पास पानी के पैसे नहीं है, मगर ये J35 खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इट मे ट्रिगर अ न्यू फेज ऑफ आर्म्स रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि इससे क्या होगा कि एक नई आर्म रेस जो है सब कॉन्टिनेंट में, जो साउथ एशिया की, उसमें स्टार्ट हो जाएगी, ट्रिगर कर जाएगी। येट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फाइटर जेट इज स्ट्रेटेजिकली अनटेनेबल। कह रहा है कि फिर भी हमारी निर्भरता इंपोर्टेड फाइटर जेट्स के ऊपर रणनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी। द AMCA इज नॉट जस्ट अ फाइटर जेट। कह रहा है कि AMCA जो है वो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बट इंडियाज डिक्लेरेशन, वो भारत की एक घोषणा है, दैट इट इंटेंड्स टू रूल द स्काईज, कि भारत ये इरादा रखता है कि वो स्काईज में रूल करेगा। मतलब जो साउथ एशिया का स्काई है वो एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान को चुनौती है कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरे एरिया के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली डिड्यूस। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज से, किसके लिए, कि स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, कि किस तरीके से भारत का ये जो रणनीतिक एग्जीक्यूशन का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को रणनीतिक रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द पैरेलल ट्रैक अप्रोच फॉर प्रपोल्जन का मतलब यहाँ पे है इंजन, इंडिकेट्स, कह रहा है कि जो पैरेलल ट्रैक अप्रोच होगी इंजन के लिए, ये दर्शाता है दैट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस इज प्रायोरिटाइज डिस्पाइट पास्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस,
कि सरकार जो है वो प्राथमिकता दे रही है अपने यहाँ की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को, बजाय इसके कि हम लोग ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस समस्याएं देखी हैं। तो ये ठीक है। Restructuring the development process to prioritize private industrial consortia over a purely public sector model introduces a mechanism to address historical inefficiencies। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया है कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। उसने अब प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रुप है उनको प्राथमिकता देनी स्टार्ट कर दी है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं जैसे कि HAL, उसको इतनी प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो ये भी सही है। The timeline for the induction of the platform into the armed forces relies on an assumption of zero operational और engineering setbacks। हाँ, जो टाइमलाइन 2032 माना गया है कि 2035 कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो जेट है वो आर्म फोर्सेस में इंक्लूड हो जाएगा, इंडक्ट हो जाएगा, वो इस एजम्पशन के साथ है कि कोई भी सेटबैक नहीं होगा और कोई भी फेलियर नहीं होगा। तो ये भी सही है। तो ऑल 1 and 2 3, ठीक है, ये आंसर होगा। Which of the following best summarizes the author's perspective on the AMCA program? कह रहा है कि ऑथर्स क्या सोचता है MCA प्रोग्राम के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट उसको बता रहा है, समराइज कर रहा है। द प्रोजेक्ट इज एन एसेंशियल स्ट्रेटजिक एंडेवर। कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट प्रयास है। दैट रिक्वायर, जिसमें एक बैलेंस की ज़रूरत है बिटवीन एम्बिशियस इंडिजिनस गोल, कि ये जो बहुत बड़े बड़े हमारे इंडिजिनस गोल्स हैं उसमें, और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी की उसमें। बिल्कुल सही है, यही राइटर कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट तो है ये प्रोजेक्ट, मगर साथ में बैलेंस भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है कि इसमें ऐसा नहीं कि 5-4 साल में ही बन जाएगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। What best captures the underlying structural shift in India's defense posture as illustrated in the passage? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये दर्शाता है कि भारत में अब ये जो डिफेंस को लेकर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। A transition from an era of localized maritime focus to one that prioritizes comprehensive aerospace dominance। कह रहा है कि पहले हमारा मैरीटाइम मतलब नेवी में बहुत ज़्यादा फोकस था, अब वो एयरफोर्स में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। A shift from chronic reliance on external technology suppliers towards long-term self-reliance driven by private sector collaboration। हाँ, तो ये सही है कि एक शिफ्ट आ रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी सप्लायर्स के ऊपर। अब क्या है कि हम जो सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन भी सामने आ रहा है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। What inference can be drawn regarding the author's view on indigenous Indian development? कह रहा है कि हम क्या पैसेज से समझ सकते हैं कि ऑथर क्या सोचता था कि इंडिजिनस इंडियन डेवलपमेंट के बारे में। द सक्सेस ऑफ द AMCA इज कॉन्टिजेंट अपॉन, कंटिजेंट मतलब रिलाई करती है, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन इंजन विद डोमेस्टिक वेरिएंट ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोटोटाइप फेज। कह रहा है कि AMCA की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से हम फॉरेन इंजन को अपनी डोमेस्टिक वेरिएंट मतलब इंजीनियस जो हम लोग ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम डेवलप करेंगे उसको चेंज कर दें इनिशियल प्रोटोटाइप फेज़ में। प्रोटोटाइप फेज़ में तो नहीं चेंज करने वाले हैं क्योंकि पहली बात तो 5 प्रोटोटाइप बनने वाले हैं, उसमें थोड़ा होगा एटलीस्ट 2 स्क्वाड्रन तक F414 ही इंजन यूज़ होगा, तो ये नहीं होगा। द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस इंजन सर्वे एज अ रिडंडेंट मेथड। रिडंडेंट मतलब इसका कोई मतलब ही ना हो, बेकार हो, तो ऐसा भी नहीं है कि डेवलपमेंट खराब है इंडिजिनस इंजन का। हिस्टोरिकल सेटबैक्स इन गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी इंडिकेट दैट इंडिया शुड रीडायरेक्ट इट रिसोर्सेज टूवर्ड रडार एंड नेटवर्किंग सिस्टम। कह रहा है कि जो हमें ऐतिहासिक रूप से समस्याएं झेलनी पड़ी गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी से, अब ये दर्शाता है कि भारत को अपना जो पूरा रिसोर्स है वो रडार और नेटवर्किंग सिस्टम बनाने के लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम नया इंजन बनाएं, ऐसा भी नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोपल्सन सिस्टम इज अ स्ट्रेटजिक नेसेसिटी। कह रहा है कि हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन चाहिए जेट इंजन का, क्योंकि ये एक तरीके से रणनीतिक आवश्यकता है। बिकॉज क्रिटिकल एरोस्पेस ब्रेक थ्रू आर रेयरली एसेसिबल थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, वो शायद ही इंटरनेशनल कॉपरेशन से मिलती है, मतलब बाहर के देशों से मिलती है। तो डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। The author's tone toward the AMCA projects can be best described as, तो किस तरीके की टोन है ऑथर की AMCA प्रोजेक्ट को लेके? प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, साथ ही साथ इंकरेजिंग है, सपोर्टिव है।
प्रैक्टिकल अप्रोच तो है ही, क्योंकि उसने समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में समस्याएं हैं, चीज़ों में समस्याएं हैं। साथ ही साथ सपोर्टिव भी रहा है, इनकरेज भी किया है कि नहीं करना ज़रूरी है, हम कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्यों ना हो। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। तो ये है आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है। द एरा ऑफ 3 hour स्पोर्ट्स डैश इन इंडिया इज डैश। कह रहा है कि जो समय था 3 घंटे खेल का, अब वो भारत में क्या है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आफ्टर द स्टेडियम लाइट्स गो आउट, कह रहा है कि जब स्टेडियम की लाइट चली जाती है। डिजिटल इनिंग्स फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स फैन किक्स डैश। कह रहा है कि जो डिजिटल इनिंग होती है इंडियन स्पोर्ट्स फैन की, वो स्टार्ट हो जाती है। डिजिटल इनिंग मतलब वो डिजिटली तरीके से इन्वॉल्व होने लग जाते हैं मैच को लेकर, या फिर अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो पूरा उसी के ऊपर बातें हो रही हैं, यूट्यूब में चीज़ें चल रही हैं। फ्रॉम बिंज वॉचिंग लॉकर रूम बेंटर ऑन यूट्यूब। बिंज वॉचिंग मतलब होता है लगातार देखना, लॉकर रूम मतलब जो खिलाड़ियों के पर्सनल रूम होते हैं, वहाँ पे जो मजाक चल रहा होता है उसको यूट्यूब में देखना। टू ट्रैकिंग डीप डाइव प्लेयर स्टैट, साथ ही साथ प्लेयर्स के जितने भी स्टैट्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली देखना। अ न्यू ब्रीड ऑफ राउंड द क्लॉक सुपर फैंस इज फोर्सिंग ब्रांड्स टू रीराइट देयर स्पोर्ट्स मार्केटिंग प्ले बुक्स अकॉर्डिंग टू द गूगल इंडिया। गूगल इंडिया के अनुसार अब ये जो नए फैंस, सुपर फैंस जो पैदा हो रहे हैं, जो लगातार इंटरेस्ट ले रहे हैं इस गेम के ऊपर, उसने कंपनियों को, ब्रांड्स को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज करें। दिस फैंडम, कह रहा है कि ये जो फैन बेस है, फैंडम मतलब ये जो पूरा फैन बेस है, प्रशंसकों का समुदाय है, एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द फाइनल स्कोर। ये सिर्फ मैच तक ही नहीं रुके रहते हैं, उसके आगे भी दिलचस्पी लेते हैं एक तरीके से। स्पिलिंग ओवर टू यूट्यूब, जो कि पूरी यूट्यूब में फैले हुए हैं। विच नाउ सर्व एज द अल्टीमेट कैंपेनियन टू द स्पोर्ट, जो कि एक स्पोर्ट के साथी की तरीके हैं। क्रिक ट्यूबर्स आर द न्यू पावर प्लेयर्स, कह रहा है कि जो क्रिक ट्यूबर्स हैं मतलब जो क्रिकेट की बातें करते रहते हैं यूट्यूब में, अब वो नए पावर प्लेयर्स हैं। एक्टिंग एज अ ह्यूमन ब्रिज, जो कि एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं बिटवीन द स्पोर्ट एंड फैन, स्पोर्ट्स और फैंस के बीच में। मतलब वो लगातार लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं। विराट कोहली क्या कर रहे हैं, विराट कोहली खेलेंगे, राहुल द्रविड़ खेलेंगे, राहुल द्रविड़ कोचिंग करेंगे नहीं करेंगे, या रोहित शर्मा खेलेंगे। तो ये सब जो अब क्रिकेट के यूट्यूब के जितने भी चैनल हैं वो ये सब बातें करते रहते हैं। दे हैव इवॉल्व इनटू प्रोफेशनल मीडिया, अब वो एक प्रोफेशनल मीडिया बन चुके हैं। जो छोटे छोटे यूट्यूबर थे, मीडिया हाउसेज बन चुके हैं, एंड स्टूडियोज ऑफरिंग ब्रांड एज अनमैच लेवल ऑफ ट्रस्ट, जो कि ब्रांड्स को एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस क्रेडिबिलिटी, कह रहा है ये जो क्रेडिबिलिटी है, इज बिल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, वो काफ़ी समय के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है, एसोसिएशन रहा है, उसके साथ बनी है। फैंस कैन स्पॉट अ फोर्स्ड ब्रांड पार्टनरशिप और लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इंस्टेंटली, कह रहा है कि जो फैंस हैं वो एक नज़र में पहचान सकते हैं कि कौन सी पार्टनरशिप नकली है, कौन सी ऑथेंटिक है। गूगल इंडिया सेड इन अ ब्लॉग, गूगल इंडिया ने ब्लॉग में ऐसा कहा था। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, कह रहा है पोस्ट के अनुसार, अ स्टैगरिंग 96% ऑफ इंडियन क्रिकेट व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, कि 96% जो इंडियन क्रिकेट व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब में हैं। दिस एसेंशली हैज़ टर्न इनटू अ मार्केटिंग गोल्ड माइन, जिसकी वजह से ये जो यूट्यूब है वो एक तरीके की मार्केटिंग गोल्ड माइन है, एक सोने की खदान की तरीके है। विद फैंस एंड स्पेशली द यंग वंस गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एड्स, कह रहा है कि फैन और खासकर जो नौजवान लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं एड से, देसी जो कि वो देखते हैं वाइल वॉचिंग स्पोर्ट्स को देखते समय या स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट को देखते समय। विद 71% ऑफ द जेनजी फैंस मेकिंग परचेज आफ्टर सीइंग एड्स इन स्पोर्ट्स कंटेंट विनिंग इन द 2026, कह रहा है कि 71% जो जेनजी पॉपुलेशन है वो परचेज कर रही है एड्स को देखने के बाद जो भी स्पोर्ट्स कंटेंट में चलते हैं। विनिंग इन द 2026 क्रिकेट लैंडस्केप रिक्वायर सेलेक्टिंग द राइट मीडिया चैनल, कह रहा है कि आज के परिदृश्य में अगर ये जो पूरा स्थिति है 2026 की, अगर उसमें आपको जीतना है तो आपको एक सही राइट मीडिया चैनल चाहिए कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए। डूइंग सो, ऐसा करते हुए एवरी रुपीज एन इन्वेस्टमेंट, हर पैसा जो है इन्वेस्टमेंट की तरह होना चाहिए, नॉट एन डैश इट सेड, वो कहते हैं। द डेज ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस में सून बी ओवर, कह रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर थे यूट्यूब के जो कि प्रभाव डालते थे ऑडियंस के ऊपर, उनके दिन जाने वाले हैं। एज वेल विद फैंस स्पेसिफिकली क्रिएटिंग देयर ओन पर्सनल कमेंट्री टीम, कह रहा है कि साथ ही साथ जो फैंस हैं
वो अपनी ही कमेंट्री टीम बना रहे हैं, मतलब उनके अपने ही कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो यूट्यूब में उनका विश्लेषण देखते हैं, या फिर कुछ सेलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स हैं जो उनको वो देखते हैं, तो वो अपनी ही एक कमेंट्री टीम बना रहे हैं, मतलब उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द एरा ऑफ 3 आवर स्पोर्ट डैश इन इंडिया इज, क्या होगा यहाँ पर, कह रहा है कि 3 घंटे का जो स्पोर्ट्स का एक तरीके से समय होता था, अब वो भारत में क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ ऐसी मीनिंग आ रही है। आइडोलेट्री का मतलब होता है अंधभक्ति, वर्कशिप, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, इसकी नाउन होती है। पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात, तो नहीं मतलब आ रहा है यहाँ पर। फैंडम का मतलब होता है फैन बेस। कह रहा है कि 3 घंटे का स्पोर्ट जो पहले फैन बेस होता था, एक तरीके से प्रशंसकों का समुदाय होता था, हो सकता है। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मान, रेवरेंस, ठीक है। इसका एक और वर्ड भी होता है सम्मान का, रेवरेंस, इसको याद रखना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बेस्ट क्या है यहाँ पे, फैंडम है। द एरा ऑफ 3 आवर्स स्पोर्ट्स फैंडम इन इंडिया इज एफर्मल। एफर्मल मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत क्षणिक हो, बहुत तेजी से खत्म हो जाए या बहुत थोड़े समय के लिए रहे। मॉरी बेंड का मतलब होता है जो खत्म हो रहा हो, मर रहा हो, डाइंग, मतलब एक तरीके से समाप्त होने की स्थिति में हो। पासे का मतलब क्या होता है, पासे का मतलब होता है जो आउटडेटेड हो, है ना, घिसा पिटा हो, मतलब पुराना हो। ट्राइड का मतलब जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोर करने वाला हो, वही बात बार बार बोले जा रहा हो, घिसा पिटा बोल सकते हैं इसको। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, पासे होगा कि ये जो एरा था आउटडेटेड हो चुका है। तो 3 घंटे स्पोर्ट्स फैन बेस था, अब वो आज के समय में क्या कहते हैं, आउटडेटेड हो चुका है। आफ्टर द स्टेडियम लाइट्स गो आउट, ये तो देख चुके हैं। डिजिटल इनिंग्स फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स फैन किक्स, क्या, इन, बैक, अप, अराउंड, ये तो पता होना चाहिए। किक इन का मतलब होता है स्टार्ट होना, कि अब जो डिजिटल एरा है, एक तरीके से डिजिटल इनिंग है स्पोर्ट्स फैन की, वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ये हो सकता है। किक बैक का मतलब होता है आराम करना। किक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। किक अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कस करना, है ना। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर, ए। With 71% of Gen Z fans making purchases after seeing ads in sports content, winning in the 2026 landscape requires selecting the right media channel. Doing so, ऐसा करते हुए, dash every रुपये is an investment, कि हर एक जो रुपए है वो इन्वेस्टमेंट की तरह हो, not an dash, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, डूइंग सो क्या है, ये पूरा एक तरीके का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हमको यहाँ पे वर्ब चाहिए होगी। हैड इंश्योर्ड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पास्ट में चल ही नहीं रहा है, तो ये इंश्योर्ड भी हटाओ। डूइंग सो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, तो इंश्योर्स यहाँ पे बेस्ट है। इंश्योर्स है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी रुपी इज एन इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीके से पूरा क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसके वर्ब के लिए। हालांकि यहाँ पे अगर ऐसे में लिखता है इंश्योर्स दैट, तो ये दैट क्लॉज हो जाता है, दैट एवरी रुपी इज एन इन्वेस्टमेंट, मगर यहाँ पे दैट हाइड है, दैट का यूज़ करते हैं, कई कबार नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, इंश्योर्स होगा, ठीक है। डैश, अब ये देखो यहाँ पे कंट्रास्टिंग सब एक तरीके से सेंटेंस आ रहा है। डूइंग सो इंश्योर्स एवरी रुपी इज एन इन्वेस्टमेंट, ऐसा करते हुए कि हर एक रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरह हो, नॉट एन एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस का क्या मतलब होता है, फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची का मतलब नहीं, एक एक्सपेंस, मतलब एक खर्चे की तरह ना हो, एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो, तो ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन, जिम्मेदारी। प्रोफ्लिगेसी का मतलब होता है फिजूल खर्ची, तो ये मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब ये है पैराजम्बल, S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, PQRS हमको अरेंज करना है। एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखना। द पल्मारा ट्री वाइडली फाउंड अक्रॉस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यील्ड्स अ डिलीशियस समर फ्रूट कॉमनली नोन एज द आइस एप्पल। कह रहा है कि पल्मारा ट्री जो है, जो कि ज़्यादातर भारत और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, वो एक डिलीशियस समर फ्रूट जो है ज़्यादातर देता है, जिसका नाम है आइस एप्पल, ठीक है। इन लाइट ऑफ दिस प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स, कह रहा है कि इस हेल्थ के बेनिफिट्स के चलते एक्सपर्ट ऐसा सजेशन देते हैं कि दैट, अभी देखो ये दैट आया ना क्लॉज, वही बात कर रहा था वहाँ पे, दैट फ्यूचर रिसर्च शुड फोकस ऑन आइडेंटिफाई, कि जो फ्यूचर की रिसर्च होना चाहिए उनको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ये इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, जोड़ें इन स्पेसिफिक खास मॉलिक्यूल्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस थ्योरेपेटिक एफेक्ट्स के। थ्योरेपेटिक मतलब जो है आराम देने वाले, हीलिंग वाले प्रभाव के लिए, ठीक है। मतलब ये जो फल है कहीं ना कहीं आराम देता है।
फॉर सेंचुरीज कह रहा है कि सेंचुरीज से एशियन फिजिशियन, जो एशियन फिजिशियंस होते थे इन दिस रीजन, इन इलाकों में यूटिलाइज वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस वर्सटाइल प्लांट, इस जो बहुत तरीके से प्लांट जो यूज होता है इसके अलग अलग पार्ट का यूज करते थे टू क्रिएट हेल्थ प्रमोटिंग ड्रिंक्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ताकि वो एक हेल्थ प्रमोटिंग ड्रिंक्स बना सकें और ट्रेडिशनल मेडिसिन बना सकें। ठीक है, एक्सपेंडिंग ऑन दिस डोमेस्टिक रिसर्च, कह रहा है कि इसी डोमेस्टिक रिसर्च के साथ आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल स्टडीज फ्रॉम घाना एंड श्रीलंका हैव रिसेंटली हाईलाइटेड द फ्रूट्स इंप्रेसिव एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। जो घाना और श्रीलंका में स्टडीज हुई हैं उसने ये दिखाया है कि इस फ्रूट में बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, ये मतलब जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके खिलाफ काम करता है और ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। As a prime example of this modern scientific push, dedicated research stations in Kerala and Tamil Nadu are currently conducting genetic analysis to improve crop yields. कह रहा है कि इस प्राइम एग्जाम्पल क्या है मॉडर्न साइंटिफिक पुश का, डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन इन केरला और तमिलनाडु में है जो कि करेंटली क्या कर रहे हैं, जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं क्रॉप की यील्ड्स को, क्रॉप की पैदावार को ठीक करने के लिए। Today, however, modern agriculture scientists are actively building upon this traditional knowledge by deeply studying the tree's biological potential. कह रहा है कि आज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं इस पारंपरिक जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है काफ़ी गहरे स्तर पर, और ये एक तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसके पोटेंशियल की, इस प्लांट की कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, क्या होना चाहिए, S1 तो फिक्स है, S6 फिक्स है, स्टार्ट हम P से कर सकते हैं। कह रहे हैं कि काफ़ी सदियों से जो एशियन फिजिशियन है इस प्लांट का एक तरीके से यूज़ करते हुए आए हैं। और अब देखो यहाँ पे सदियों की बात हो रही थी, एस में देखो कि आज हाउ एवर मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर एक्टिवली बिल्डिंग अपॉन दिस ट्रेडिशनल नॉलेज, इस ट्रेडिशनल के नॉलेज के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं बाय डीपली स्टडिंग, काफ़ी ज़्यादा गहरे स्तर में पढ़कर ट्रीज के बायोलॉजिकल पोटेंशियल को देखकर। तो PS। अब कह रहा है कि इस जो ये डीपली रिसर्च हो रहा है इसका प्राइम एग्जांपल क्या है ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक पुश का, कि एक डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन बनाया गया है केरला और तमिलनाडु में जो कि ये जेनेटिक एनालिसिस कर सके ताकि हम क्रॉप की पैदावार को ठीक कर सकें। और कह रहा है कि इस डोमेस्टिक रिसर्च को बढ़ाते हुए इंटरनेशनल स्टडीज घाना और श्रीलंका भी उन्होंने क्या कहते हैं रिसेंटली ये दर्शाया है कि ये जो फ्रूट है कितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो PSRQ होना चाहिए, तो B हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।